नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम खरी, 16 आने सच। शुरुआत कर रहे हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। और पहली बड़ी खबर आज की क्या है वो आएगी अब इस वक्त आपके स्क्रीन पर। एक एक करके चारों बड़ी खबरें मैं आज की आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि गल्फ में जो तनाव है वो इस वक्त खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार 5वें दिन भी मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर सरकार ने आदेश जारी किया, रोक लगा दी, क्योंकि हमलों में 14 भारतीयों की मौत हो चुकी है। 5वें दिन वॉर में क्या क्या हुआ वो मैं आज आपको दिखाऊंगा 16 आने सच में। दूसरी बड़ी खबर, भगवान जगन्नाथ की पवित्र पहंडी रस्म के दौरान पुरी में ग्रैंड रोड पर बने मार्केट चौक और मरीची कोट चौक के बीच अचानक से भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस हादसे में 200 से ज्यादा श्रद्धालु बुरी तरह से कुचले गए हैं, जबकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि एक भक्त की मौत हो गई है। कैसे यह भगदड़ मची है, कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई थी, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। तीसरी बड़ी खबर, 19वें दिन जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक की जान जो इस देश का है उसकी जान कीमती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर फौरन इलाज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सोनम वांगचुक को समर्थन देने इस दौरान कौन कौन पहुंचा है, इसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। चौथी बड़ी खबर क्या है वो देख लीजिए। रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का जो नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, उसे लॉन्च किया गया है। इस अपडेट का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले जो लाखों यात्री हैं उनके अनुभव को आसान और इस प्रोसेस को तेज बनाना है। अभी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, यानी कि आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। पुरी में रथ यात्रा के दौरान दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई। भारी भीड़ वहां पर जुट गई थी और इस वजह से कई श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक से वहां पर बिगड़ने लगी। भगदड़ बढ़ती चली गई, हालात बेकाबू होते चले गए और इस दौरान 200 से ज्यादा लोग हैं जो कि इस भगदड़ के दौरान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप यहां देख लीजिए, ये देखिए। आप इस तस्वीर को देखकर क्या अंदाजा लगाएंगे? आमतौर पर होता यही है, जब भी ये जगन्नाथ में पुरी में यात्रा निकलती है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और हर बार हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ लापरवाहियां होती हैं, जिसका नतीजा होता है कि कुछ लोग जान गंवाते हैं या कुछ लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। अब आप इस भीड़ को देख लीजिए, आप सिर गिन नहीं पाएंगे, कितनी जबरदस्त भीड़ है। ये देखिए, रथ बीच में चल रहा था और इसी दौरान अचानक से यहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में जैसी खबर मिल रही है एक श्रद्धालु की मौत हो गई, एक श्रद्धालु की जान चली गई है। तो पुरी में रथ यात्रा के दौरान दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई है। ये इस वक्त की ताजा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा से जो जानकारी सामने आ रही है। अब वजह जो है, वजह यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसके चलते सफोकेशन हुआ और कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको एक खबर समझा रहा हूं। 200 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अस्पताल में इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो पुरी में रथ यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है और इस हादसे में जैसा कि जानकारी है एक शख्स की जान जा चुकी है। सुब्रत दास हमारे संवाददाता इस वक्त पुरी से मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए सुब्रत, अभी क्या इस वक्त अपडेट है? इस भगदड़ की वजह क्या मिसमैनेजमेंट रहा, क्या वजह रही? जी रोहित, ये जानकारी लेना चाहेंगे। आज जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में हो रहा है, तो पुरी में रथ यात्रा में लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। जो भक्त जैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग भक्त वहाँ सफोकेशन में फंस गए थे, जिसके वजह से एक भक्त का वहाँ ऑन द स्पॉट मौत हो गया और बाकी 200 भक्त सफोकेशन के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। तुरंत क्विक रेस्पॉन्स टीम, सुरक्षा कर्मी, सब टीम जाके पहुंच के तुरंत उनको 200 लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिए, क्योंकि सरकार के तरफ से तो बहुत इंतजाम किया जाता है, लेकिन भीड़ जितना बढ़ता है
लोगों का उत्साह भी बढ़ जाता है, तो उसी टाइम सफोकेशन होना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे सफोकेशन होता है, लोग एक भक्त वहाँ दम तोड़ दी। सुब्रत, अब सिचुएशंस क्या सामान्य है, अंडर कंट्रोल है इस वक्त हालात? क्योंकि जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं उसमें भीड़ को देखकर मुझे लगता है कि कम से कम 10 लाख होंगे लोग वहां पर। जी बिल्कुल, अभी भीड़ काबू पे है। जैसे कि तुरंत सरकार की तरफ से जो टीम तैनात किया गया था, रैपिड एक्शन फोर्स हो या कुछ रेस्पॉन्स टीम हो, सब टीम तुरंत अलर्ट में आ गए। फिर जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करना था एडमिट किए, फिर भीड़ को कंट्रोल में ले आए। अभी तक हालात स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन अब जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्यूआरटी ने यहाँ पर एक्शन लिया और जो लोग जिनको दिक्कत हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या अब आगे इस चीज को लेकर वो लोग रेडी हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल इससे ज्यादा भीड़ हो जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि टीम तो पहले से ट्रेनिंग में होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कैसे उनको सामना करना पड़ेगा, कैसे उनको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा एक्शन टीम को और सुरक्षा कर्मी को। पहले से तो ट्रेनिंग प्रिपरेशन में थे, लेकिन ऐसा सफोकेशन हादसा एक बार हो जाता है। लेकिन फिर भी तुरंत इसको काबू में लिया गया, तुरंत ही, जैसे कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आज अभी तक 2 रोज शुरू किए हैं श्री गुंडीचा के मंदिर को, और जगन्नाथ का रथ अभी शुरू होने जा रहा है। भक्त ने रथ को खींचना शुरू किए। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत दास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात गल्फ में बढ़ते तनाव की, जो कि अब खतरनाक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार 5वें दिन भी मिसाइलों और हवाई हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं कर रहा, फौरन रिएक्ट करता है ईरान। हॉर्मुज को लेकर जो टकराव बढ़ रहा है, इसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर वापस लौट पाएंगे, या फिर ये जो संघर्ष चल रहा है ये एक महायुद्ध में, एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल चलती मिसाइलों के बीच कूटनीतिक रास्ते तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन इसकी जो संभावना है वो बहुत कम, ना के बराबर है। अमेरिका ने ईरान पर 5वें दिन फिर एयर स्ट्राइक की। सिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान को निशाना बनाया गया। चाबहार, बंदर अब्बास, केश्म द्वीप, अहवाज में धमाके। तो ईरान के IRGC का दावा, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। IRGC का दावा, जॉर्डन के अल अजरा के एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमला जारी रहा तो जवाब उम्मीद से परे होगा। अमेरिका और ईरान में भयानक टकराव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, रक्षा ठिकाने और सिस्तान बलूचिस्तान को निशाना बनाया गया। हमलों के दौरान ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। चाबहार, बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और अहवाज में विस्फोट हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाबहार में नेवी का एक निगरानी टावर भी हमले की चपेट में आया। हालांकि अमेरिका ने इस बार सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि हॉर्मुज में ईरान की ओर बढ़ रहे तेल टैंकर को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने मिसाइल दागकर जहाज को बीच रास्ते में ही रोक दिया। सेंटकॉम के अनुसार कुराकाओ का झंडे वाला MT बेल्मा नाम का खाली तेल टैंकर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था।
अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश जारी रखी। इसके बाद एक अमेरिकी जेट ने हेलफायर मिसाइल दागकर जहाज की चिमनी यानी स्मोक स्टैक को निशाना बनाया, जिससे वो रुक गया। ईरान ने भी अमेरिकी हमले के बदले मिडिल ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी दी। ईरान के IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर एक और बड़ा हमला किया। IRGC के मुताबिक हमले में अमेरिकी सेना के एयर सर्विलांस और कंट्रोल रडार पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। साथ ही लड़ाकू विमानों के फ्यूल पंपिंग स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के IRGC ने यह भी दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर खैबर शेकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। IRGC का कहना है कि इस हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के स्टोरेज एरिया और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के तहत कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अली अल सेलम एयरबेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम और तेल टैंकों पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, IRGC का यह भी दावा है कि उसने खुजेस्तान के एंडीमेश के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। कुल मिलाकर मिसाइलों की गूंज, बमों की बारिश और बारूद के धुएं में पूरा मिडिल ईस्ट घिरा हुआ है। खाड़ी देशों में धुएं और सायरन बजते सुनाई दिए। सबसे बड़ा सवाल, ये जंग कहां जाकर रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो कैसे बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं, वो आपने देख लिया। लेकिन मैं 5 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और ये 5 तस्वीरें यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये आज का दिन है। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मैं यहां से। रविवार से कैसे अटैक्स हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच। 80 मिसाइलें एक दूसरे पर दागी हैं इन दोनों ने संडे को। और आप जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप समझिए कि इनकी मिसाइलों के अटैक की जो इंटेंसिटी थी वो भी बढ़ती चली गई। यहां 80 हमले हुए, फिर उसके बाद सोमवार पे मैं आया तो सोमवार को करीब 85 अटैक्स मिसाइलों के जरिए एक दूसरे पर किए हैं अमेरिका और ईरान ने। यहां जब मंगलवार को पहुंचे तो यह आंकड़ा 85 से बढ़कर सीधा 130 के आसपास पहुंच गया। 85 मिसाइलें पहले दागी जाती हैं यहां सोमवार को, और उसके बाद मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़कर 130 पहुंच जाता है। फिर बुधवार के दिन, यानी कि जो कल का दिन था, पिछला दिन, 140 मिसाइलें दागी गई हैं एक दूसरे पर। और गुरुवार अभी चल रहा है और लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। अमेरिका चेतावनी दे रहा है, ईरान भी चेतावनी दे रहा है, दोनों एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। ईरान कह रहा है कि इस तरह से अगर अमेरिका अटैक्स करता रहेगा तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा कि इस सीज फायर को खत्म करने का ऐलान करने वाले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। और उस वक्त शोक मनाया जा रहा था पूरे ईरान में, खमेनी का शोक मनाया जा रहा था। और उस शोक खत्म होने से एक दिन पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सीज फायर खत्म और अब अटैक्स होंगे। तो ये देखिए अटैक्स की 5 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पिछले 5 दिनों में कंसेक्यूटिव किस तरीके से अटैक्स किए गए हैं एक दूसरे के ऊपर। संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन 5 दिनों में दर्जनों मिसाइलें, सैकड़ों मिसाइलें एक दूसरे पर दागी गई हैं। और इन अटैक्स की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इन अटैक्स की जो ग्रेविटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, गंभीर होते जा रहे हैं ये अटैक्स। और इसमें जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं इसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। दुनिया में डर सिर्फ इस बात का है कि अगर ये जंग इस तरह से चलती रही तो फिर ऐसा ना हो कि ये एक महायुद्ध में, एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया 2 पार्ट्स में हो जाए, एक अमेरिका और इजराइल की तरफ और दूसरी ईरान की तरफ। और वो सिचुएशन आई तो सोचिए आप क्या हाल होगा। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर है, ट्रंप ने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है लेकिन ईरान हथियार डाले। अब देखिए वही वाली बात, ट्रंप हमेशा से बातचीत को कहते रहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी शर्तें कहते हैं ना कि शर्तें लागू,
शर्तें लागू वाला जो फॉर्मूला है वो ईरान को पसंद नहीं आ रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि जो भी पड़ोसी देश हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेगा उसको हम माकूल जवाब देंगे। तो ट्रंप और ईरान एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बातचीत का रास्ता खुला है। अगर अमेरिकी हमले बंद नहीं हुए तो जवाब और कठोर होगा। इस पर ईरान ने जवाब दे दिया। तो ये चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। इसी तरह के सी-100 वाला जो एक झूला आपने देखा होगा, सी-100, वही सी-100 वाले अटैक चल रहा है। ईरान चेतावनी दे रहा है, ट्रंप धमकी दे रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इस वक्त जब एक अच्छे माहौल में बातचीत नहीं हो पाई, हमने देखा था पाकिस्तान से शुरू हुआ था इस बातचीत का दौर, वो तो होना भी नहीं था, वहां पर हुआ भी नहीं। लेकिन कतर में ये उम्मीद हो रही थी कि शायद बातचीत की जो एक टेबल सजी है उसमें कुछ हल निकल कर आ जाए, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। फिर आया खामेनेई के अंतिम संस्कार का मौका, जब लास्ट रिचुअल्स हो रहे थे, तब लगा कि अब अमेरिका अगर शांत रहा तो चीजें शायद पटरी पर लौट आए। लेकिन एस्केलेट हुआ, अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइल अटैक्स हुए, और उसके बाद उस अंतिम संस्कार की रस्में खत्म होते होते सीज फायर खत्म होने का ऐलान हो गया और अब धमकियां दी जा रही हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि जो भी पड़ोसी यूएस को बेस देगा उसे अंजाम भुगतना होगा, उसका अंजाम बुरा होगा। यानी कि ये सीधा तौर पर जो इशारा है ईरान का, ये मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी देश हैं जो अमेरिका को अपने बेस दे रहे हैं, यूएई है और बहरीन है और कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर अमेरिका ने अपने एयर बेसिस बनाए हुए हैं जिनके जरिए वो अटैक करता है। इस बीच हॉर्मुज में कई ईरानी द्वीप अमेरिका के निशाने पर बार बार देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये समंदर में ईरान की अग्रिम चौकियां, यानी कि आने वाली चौकियां। किन किन द्वीपों को अमेरिका की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, यह भी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं जो अमेरिका के, आप समझ लीजिए कि टारगेट पर है। हिट लिस्ट होती है ना, हिट लिस्ट बोलते हैं, हिट लिस्ट पर हैं अमेरिका के। हॉर्मुज में ईरानी द्वीप निशाने पर हैं इस वक्त। कौन कौन से, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका के निशाने पर हैं। ये देखिए, ये लेसर लुम है, ये द्वीप, ये इस वक्त अमेरिका के टारगेट पर है। इसके अलावा ग्रेटर लुम द्वीप, ये भी इसी का एक्सटेंशन है, यहां पर जहां पर अमेरिका इस वक्त टारगेट पर इसको लिए हुए है। इसके अलावा केशम द्वीप और अबू मूसा, ये इस मैप को अगर आप देखें तो हॉर्मुज में ये वो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप जो ईरान के कंट्रोल में आते हैं। ईरान के ये द्वीप हैं और अमेरिका अब इनको निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। और ये माना जा रहा है कि ये जो छोटे छोटे द्वीप्स बने हैं, 1, 2, 3 और ये 4 जो द्वीप्स हैं, ये अमेरिका की हिट लिस्ट में है। अब अमेरिका का अगला टारगेट यहीं पर होगा, क्योंकि ये वो जगह है जो ईरान की, आप समझते हैं, मतलब हम कहते हैं ना अग्रिम चौकी, इसको प्रॉपर हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश वर्ड मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल फ्रंट वाली, जैसे हिंदुस्तान में बीएसएफ होती है तो बीएसएफ को फ्रंट लाइन कहा जाता है, एग्जैक्टली फ्रंट लाइन वो वर्ड है। तो ये फ्रंट लाइन चौकियां हैं ईरान के लिए, यानी कि अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले ये झेलेंगे उसको। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान की जो फ्रंट लाइन चौकियां हैं उनको तबाह कर दिया जाए, ताकि ईरान किसी भी तरीके से यहां की जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान तक ना पहुंचे, आईआरजीसी तक ना पहुंचे। आप समझ लीजिए एक तरह से ये वॉच टावर जिसको कहते हैं, अग्रिम चौकियां, वॉच टावर है, फ्रंट लाइन है, जैसे भी आप समझें, तो ये वॉच टावर्स हैं बेसिकली। तो वॉच टावर को खत्म करके और फिर अमेरिका जो अटैक है उसकी स्ट्रेटजी को प्लान कर रहा है। यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से एक मेजर डिस्ट्रक्शन, कहते हैं ना महाविनाश के मूड में इस वक्त अमेरिका है, और इसीलिए वो चरणबद्ध तरीके से पूरा ऑपरेशन चला के सबसे पहले वो ईरान की जो अग्रिम चौकियां हैं उनको तबाह करेगा, जैसा कि उसका प्लान है, इनको तबाह करेगा। और उसके बाद अगला निशाना उसका ईरान का इंटीरियर होगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा जेनोसाइड आपको देखने को मिले, एक बड़ा नरसंहार देखने को मिले, क्योंकि जो संघर्ष है, जंग है, वो इसी ओर जाती हुई दिख रही है। इस बीच भारत का पूरा फूड चेन अब मौत की चेन बन चुका है। हर फल, हर सब्जी में मिलावट नहीं बल्कि सीधा जहर मिल रहा है। लौकी में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, भिंडी पर जहरीले केमिकल्स उड़े ले जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप मेरे पीछे भी देखिएगा, देखते जाइए, मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। हरी सब्जियों पर पेस्टिसाइड की परतें चढ़ाई जा रही हैं। आपकी जो किचन है, जो रसोई है, वो अब सिर्फ एक रसोई ना होकर केमिकल लैब बन चुका है। और मिलावटखोर खुलेआम डंके की चोट पर ये धंधा चला रहे हैं। आम जनता, आप समझिए कि रोज मर रही है, क्योंकि इस तरह के खाने के जरिए आपकी जो थाली है उसमें धीमा जहर पहुंच रहा है। अब कानपुर में जहरीले कलर वाला लाल आलू पकड़ा गया। सवाल यह है कि खाएगा क्या एक आम इंसान, किस पर भरोसा करेगा और शिकायत किससे करे।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा जो तंत्र है उसने मिलावटखोरों से हाथ मिला रखा है। कम से कम इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो तो यही बयान कर रही हैं। कानपुर के लाल आलू की कहानी आप देखिए जरा। लाल आलू खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कानपुर में लाल आलू के नाम पर ऐसा खेल पकड़ा गया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुनाफे के लालच में साधारण आलू को रंग कर लाल आलू की शक्ल दी जा रही थी। ये तस्वीरें कानपुर के बिल्हौर की हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि आलू को लाल दिखाने के लिए खाने वाले रंग की जगह केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बिल्हौर में अनुज कोल्ड स्टोरेज और एम्पा कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा। यहां पर आलूओं को जहरीले कलर से आर्टिफिशियली रंगा जा रहा था। जहरीले रंग से आलू को रंगने के कारोबार पर कार्रवाई के दौरान करीब 5000 किलो से ज्यादा रंगे हुए आलू जब्त किए गए, जिसकी कीमत 1.30 लाख रुपए बताई गई है। आलू के सैंपल और इस्तेमाल किए गए केमिकल को जांच के लिए भेजा गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन कोल्ड स्टोरेज में मौजूद पूरा स्टॉक सीज कर दिया है। लोगों ने जहां पर आलू को रंगा गया था किस केमिकल रंग से, उसमें भी कार्रवाई की है। सड़े सॉस पर भी कार्रवाई की है। एक्सपायर्ड खजूर में भी हाल में कार्रवाई की गई, तब की जानकारी में है। तो खाद्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई, और हम लोग सूचनाओं को डेवलप कर रहे हैं कि रैंडम सैंपल की बजाय जहां से सटीक इन्फॉर्मेशन हो वहीं पर हम लोग सैंपल करें। सवाल यह है कि आखिर लोगों की थाली तक पहुंचने से पहले मिलावटखोरों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? सब्जियों को आकर्षक दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे खतरनाक रंग लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। जरूरत है कि ग्राहक भी सतर्क रहे, क्योंकि चमकदार दिखने वाली हर चीज हमेशा सुरक्षित नहीं होती। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से थालियों में जहर परोसा जा रहा है। जहरीली सब्जियां खुलेआम बाजारों में, सब्जी मंडियों में बिक रही हैं, और इनको खुलेआम रंग कर, ताकि आपके सामने जब ये सब्जियां पहुंचें तो बड़ी रंगीन और बड़ी अच्छी तरीके से सब्जियां नजर आएं। देखिए इनका कारोबार चल रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने मैं इस वक्त रख रहा हूं। सब्जियों में जहरीला हरा केमिकल मिलाया जा रहा है, यानी कि जब आपके सामने जो हरी सब्जियां हैं, चाहे वो मटर है, लौकी है और कद्दू है, तोरी है, इस तरह की सब्जियां जब आपके सामने परोसी जाएं तो वो आपको देखने में लगे कि हाँ भाई ये तो हरी है तो बड़ी फ्रेश होगी, लेकिन आप देखिए हकीकत ये है। ये 2 तस्वीरें आपको सारा का सारा डिफरेंस बता दे रहे हैं। देखिए इस तस्वीर में कैसे जो सब्जियां हैं जिनका कलर हल्का है उनको रंग कर आपकी थाली में पहुंचाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये रंग कितना जानलेवा हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। और सबसे हैरानी जो इन दोनों तस्वीरों को देखकर मुझे हुई वो ये है कि ये खुलेआम चल रहा है। मिलावटखोरी का धंधा चोरी छुपे करते हैं लोग, लेकिन आप देखिए कि इसमें सब्जियों को रंगने का जो धंधा है, खुलेआम सड़क पर जिस मंडी में ये लोग सब्जियां बेच रहे हैं वहीं पर ये धंधा चल रहा है, और ये सब्जियां आपकी हमारी थाली में पहुंच रही हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है। और सवाल यह है कि इस तरह की चीज़ों से निपटे कैसे। मिलावटखोरी पर कार्रवाई होती है, लेकिन इस पर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा है। और ये धीमा जहर है। आप समझ लीजिए कि अगर इसका सेवन करते रहेंगे, इसको खाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो शरीर है, तंत्रिकाएं हैं, वो खत्म होती जाएंगी। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो आर्टिफिशियल कलर वाली सब्जियां हैं, यानी कि जो जहरीली सब्जियां हैं, पहचान कैसे करें कि भाई जो हम खा रहे हैं या जो हम ले रहे हैं वो वाकई में ओरिजिनल सब्जी है या फिर उस पर पेंट किया गया है, उस पर कलर किया गया कैसे है। तो वो पॉइंट वाइज मैं आपको समझा रहा हूं। आर्टिफिशियल कलर वाली सब्जियों से कैसे बचें, कैसे उनकी पहचान करें, ये जानने के लिए बहुत जरूरत। सबसे पहले तो एक जो अपना देसी तरीका होता है कि हाथ से रगड़ कर देखें कि कहीं रंग तो नहीं छूट रहा है। यानी कि जैसा कि मैंने लाल आलू अभी आपको दिखाया और बाकी सब्जियां मैंने दिखाई, तो कई बार क्या होता है कि आप हाथ से उसको रगड़ेंगे अगर ऐसे,
तो अगर उसमें कलर होगा तो वो कुछ ना कुछ कलर जरूर छोड़ेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल कलर होगा तो वो कलर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसको ऊपर से पेंट किया गया है तो वो कलर छोड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सब्जियों पर रंगों के धब्बे तो नहीं है, यानी कि जो सब्जी है वो एक सार है या नहीं है, उस पर अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा, अगर लाल रंग की सब्जी है मान लीजिए, या कोई ग्रीन कलर की सब्जी है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं से बहुत ज़्यादा ग्रीन है, कहीं बिल्कुल लाइट है, वाइट है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको जब आप सब्जी लेने जा रहे हैं, खासतौर पर मंडियों में जहां पर बहुत भीड़भाड़ होती है, लोग फटाफट सब्जियां लेने के चक्कर में रहते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि ध्यान रखें कि कभी भी सब्जियों को जल्दबाजी में ना खरीदें, जैसा कि मैं कह रहा था, क्योंकि मंडी वगैरह में जब आप जाते हैं तो बहुत भीड़ वहां पर होती है, तो लोगों को लगता है कि बस फटाफट ले लें, और सब्जी वाला भी आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा जो उसका टोकरा है उसको एक साथ समेटता है और डाल देता है और सीधा पन्नी में पैक करके दे देता है। ये काम आपको नहीं करना है, आपको एक एक सब्जी बड़ी तसल्ली से खरीदनी है, क्योंकि मामला आपकी सेहत का, आपकी जिंदगी से जुड़ा है। इसके अलावा पकने से पहले पानी में थोड़ी देर कर इसको भिगोने के लिए रख दें, और अगर ये पानी गर्म हो तो और अच्छा है, क्योंकि गर्म पानी होगा तो उस पर किसी तरह का कोई पेंट वगैरह किया होगा, तो कुछ देर में जो कलर है, जो उसका एसेंस है, उसको वो छोड़ देगा, और उससे भी आप पहचान कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल सब्जी है या पेंटेड सब्जी है, कलर्ड सब्जी तो नहीं है। इसके अलावा बहुत ज्यादा चमकदार रंग वाली सब्जियां आर्टिफिशियल रंगी हो सकती है, और यही कोशिश होती है इन मिलावटखोरों की, इन सब्जियों को रंगने वालों की, कि सब्जी ऐसी हो जिसको देखते ही आपको लगेगा, नहीं भाई कितनी देखने में अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि जो देखने में अच्छी है सब्जी वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, और यही चीज है जो आप और हम कर सकते हैं अपनी सेहत को इन मिलावटखोरों से, ऐसे जहरीले सब्जियां बेचने वालों से हम बचा सकते हैं। बिहार के चर्चित ट्रेन मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चलती ट्रेन में हुई देव कुमार गुंजन की हत्या को पहले लूटपाट का मामला बताया गया था, लेकिन एसआईटी और एसटीएफ ने जब जांच की तो इस हत्याकांड की साजिश की एक एक परत खुलकर सामने आ गई। इस हत्या को मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कटिहार से सुपौल तक सुर्खियों में रही मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया है। मामला है जमुई के मलयपुर पावर ग्रिड में तैनात ग्रेड 1 टेक्नीशियन देव कुमार गुंजन की हत्या का। 11 जून की रात देव कुमार गुंजन जनसाधारण एक्सप्रेस से जमुई से सुपौल जा रहे थे, लेकिन मानसी और बदलाघाट रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगते ही देव कुमार ट्रेन की फर्श पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद यात्रियों की सूचना के बाद ट्रेन को बदलाघाट स्टेशन पर रोका गया और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इस मामले को लूटपाट के दौरान हत्या माना गया। मृतक की पत्नी अस्मिता कुमारी ने भी पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि ट्रेन में लूट का विरोध करने पर उनके पति की हत्या कर दी गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं मिले। आखिर लुटेरों ने सिर्फ देव कुमार को ही निशाना क्यों बनाया? क्या हत्या के पीछे कोई रंजिश थी? इन्हीं सवालों ने जांच की दिशा को नया एंगल दे दिया। देव कुमार के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में पुलिस को एक नंबर मिला जो एक अलग नाम से सेव था। कॉल डिटेल और चैट रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस के सामने चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल में अस्मिता कुमारी और इस नंबर के बीच 186 बार बातचीत हुई थी। वारदात वाले दिन सुबह से लेकर घटना के समय तक दोनों के बीच कई बार व्हाट्सएप कॉल भी हुई। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि नंबर अस्मिता के दोस्त अजित कुमार का था। रेलवे पुलिस के मुताबिक हत्या की पूरी साजिश प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों की वजह से की गई थी। अस्मिता कुमारी और उसके प्रेमी अजित कुमार ने मिलकर देव कुमार को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसके लिए बाकायदा जहानाबाद के घोसी निवासी राजू कुमार को सुपारी दी गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की डील करीब 4 लाख रुपए में तय हुई थी। शूटर को एडवांस के तौर पर करीब 60,000 रुपए दिए गए। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन लेन देन से बचने के लिए सुपारी की रकम सीधे पहुंचाई गई, जिससे कोई डिजिटल सबूत न मिले। इतना ही नहीं, अस्मिता कुमारी के प्रेमी अजित कुमार ने शूटर को देव कुमार की फोटो भी भेजी थी और इस साजिश की मास्टरमाइंड अस्मिता लगातार मोबाइल लोकेशन और यात्रा की जानकारी देती रही। पत्नी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश, चलती ट्रेन में मारी गई गोली, कॉल डिटेल बना सबसे बड़ा सुराग, 186 कॉल और व्हाट्सएप चैट से खुलासा, 4 लाख में हुई हत्या की डील,
फोटो और लोकेशन से बनाई प्लानिंग। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2017 में अस्मिता कुमारी, देव कुमार गुंजन और अजित कुमार ने बिजली विभाग में ग्रेड 1 टेक्नीशियन के तौर पर एक साथ जॉब शुरू की थी। एक ही विभाग में काम करते करते तीनों एक दूसरे के संपर्क में आए। साल 2018 में देव कुमार और अस्मिता की शादी हुई। बाद में अजित कुमार का तबादला हो गया और अस्मिता का चयन बिहार सरकार में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान अस्मिता और अजित के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है, अजीत कुमार के साथ था और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश के तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। चलती ट्रेन में हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात ने बिहार में सनसनी फैला दी है, लेकिन 34 दिन तक चली लंबी जांच के बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो इस तरीके से इस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं अलीगढ़ के एक ऐसे शख्स की जो कि प्यार के चलते, बल्कि प्यार में अंधा होकर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर जब वो पहुँचा तब उसके प्यार पर से पर्दा हट गया। दरअसल ये पाकिस्तानी युवती के साथ ये शख्स बातचीत कर रहा था सोशल मीडिया के जरिए और उसके बाद उस लड़की के बुलावे पर, उसके भरोसे पर ये बिना वीज़ा पाकिस्तान पहुंच गया। अलीगढ़ के ऐसे लड़के की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं जिसने फेसबुक वाले प्यार पर इतना भरोसा कर लिया कि वो हिंदुस्तान से सीधा पाकिस्तान बिना वीज़ा बिना कागज़ पहुंच गया। और आप सोचिए कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ कि उसे जेल में बंद कर दिया गया। करीब 1.5 साल पहले वो अपनी सज़ा भी पूरी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शख्स अभी तक पाकिस्तान की जेल से छूटा नहीं है। ये अलीगढ़ के बरला थाना इलाके के नगला खिटकरी गांव का रहने वाला बादल है, जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि दिल्ली में सिलाई करने का काम किया करता था। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की रहने वाली सना से शुरुआत में इसकी दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदली और प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि बादल ने एयरपोर्ट और वीज़ा से ज़्यादा अपने दिल की सुन ली। लेकिन कहते हैं कि सरहद इमोशन पर नहीं चलती है, कानून पर चलती है। 15 अक्टूबर 2024 को बादल किसी तरह से पाकिस्तान में दाखिल हो गया, वहां पहुंच गया। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब प्रेमिका सना ने शादी से इनकार कर दिया, फिर पुलिस ने 27 दिसंबर 2024 को बादल को गिरफ्तार कर लिया। बिना वीजा पाकिस्तान में घुसने के आरोप में कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। कहा जा रहा है कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है, करीब 1.5 साल हो गया। लेकिन अब नया सवाल खड़ा हो गया और वो सवाल ये है कि अगर सजा पूरी हो चुकी है तो बादल अब तक जेल में क्यों है? उसे पाकिस्तान से या हिंदुस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा? इसके जवाब में परिवार का आरोप यह है कि भारत सरकार की तरफ से जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है, कागजी कार्रवाई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है और इसी की वजह से बादल अभी तक पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद है। हालांकि अलीगढ़ प्रशासन कई बार दस्तावेज भेज चुका है। सांसद सतीश गौतम भी विदेश मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं, यानी कागज चल रहे हैं, लेकिन बादल की रिहाई अभी भी फाइलों में अटक कर रह गई है। उधर परिवार की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों का कहना है कि हाल ही में बादल ने फोन कर अपनी खराब सेहत की जानकारी भी परिवार वालों को दी थी। उसने बताया कि उसकी किडनी में गंभीर संक्रमण हो गया है, आंतों में सूजन की समस्या है, हालत उसकी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और जब से बादल ने फ़ोन कर अपने परिवार वालों को ये बात बताई है, पूरा परिवार बादल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। देखो, बादल बाबू मेरा बेटा है और वो दिल्ली काम करता था सिलाई फैक्ट्री में, तो मैं भी वहीं काम करता था। मैं मकानों में पेंट का काम करता था। तो वो जो है वहाँ से पाकिस्तान चला गया एक लड़की के चक्कर में। जो लड़की बताया जा रहा सना रानी नाम है, उसने उसे वहाँ पर बुला लिया। बुलाने के बाद में ये बेटा मेरा चला गया। तो फिर हमें मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी। फिर सरकार से हम गुहार लगाते रहे कि चलो हमारे बेटे ने नादानी में जो गलती की है उसे वापस लाने का सरकार हमारा कष्ट वो प्रयास करे। अब उसे 1 साल की सज़ा हुई थी। सज़ा उसकी पूरी हो गई जनवरी में।
जनवरी के बाद में अब 6 महीने उसे ओवर हो गए और अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। मेरा बेटा वहाँ पर इस टाइम बीमार है, उसके अंदर किडनी और आंतों में कमी है। उसका इलाज वहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है ये तो वही जाने। जो हमारे बेटे ने बताई है वही बता रहा हूँ मैं तो कि हमारा बेटा फ़िलहाल वहाँ बीमार है और हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारा बेटा सही सलामत हमारे घर पे आ जाए। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 2 में पढ़ने वाले छात्र को कलमा और दुआ पढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप यह है कि स्कूल में बच्चों को कलमा और सूरह फातिहा का होमवर्क दिया गया। इसके बाद हिंदू छात्र के परिवार ने इस पर आपत्ति जाहिर की और स्कूल प्रबंधन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं जब यह विवाद बढ़ा तो स्कूल ने आरोपी शिक्षिका को नौकरी से हटा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। That's not the reading Fateh, reading Kalma is not homework for our kids. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सईदाबाद इलाके के एक निजी स्कूल में होमवर्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि सक्सेस द स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्रों को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने का होमवर्क दिया गया था। मामला तब सामने आया जब एक छात्र ने घर जाकर अपने माता पिता को इस होमवर्क के बारे में बताया। इसके बाद बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की। That's not the reading Fateh, reading Kalma is not homework for our kids. That is completely unacceptable. परिजनों का आरोप है कि स्कूल की तरफ से उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रबंधन समेत संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। क्लास के 25 छात्रों में से 24 मुस्लिम और एक हिंदू छात्र था। स्कूल मैनेजमेंट ने इस घटना पर कार्रवाई करते हुए संबंधित टीचर को नौकरी से निकाल दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षिका शेख आयशा परवीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। स्कूल की ओर से जारी लेटर में कहा गया कि शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाया जाता है और भविष्य में संस्थान के किसी भी स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। धार्मिक होमवर्क दिए जाने के विवाद पर तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई। राजा सिंह ने कहा कि बच्चों की आस्था और अभिभावकों के भरोसे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना, क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना। फिलहाल हैदराबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि क्या स्कूल में छात्रों पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था। इसी के साथ ये भी सवाल है कि क्या शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इस तरह का होमवर्क देना कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए एक बयान ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छिड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताता हुआ दिख रहा है। वीडियो में वो श्री कृष्ण के 5 वक्त की नमाज पढ़ने का भी दावा करता हुआ सुनाई दे रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद संत समाज और कई हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इस विवादित बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ सख्त एक्शन की कड़ी कार्रवाई की मांग की। भगवान श्री कृष्ण जिनकी पूजा करोड़ों हिंदू आस्था के साथ करते हैं, उन्हीं को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो झारखंड में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम का है। मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताया। भगवान श्री कृष्ण धर्म से मुस्लिम थे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय को लेकर दिया बयान। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का अर्थ निकालते हुए कहा है कि इसमें जिस ध्यान और साधना की बात कही गई है वो वास्तव में नमाज ही है। मौलाना जर्जिस ने दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण इस्लाम का प्रचार करते थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। उनके इस बयान के बाद धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संतों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के आराध्य हैं और इस तरह की टिप्पणी करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। संत समाज ने मौलाना के बयान की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मौलाना जर्जिस के कथित बयान को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज के प्रमुख लोगों ने बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी भी धर्म, समाज या आस्था से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति से समाज में तनाव बढ़ता है। दिनेश फलहारी महाराज ने मौलाना जर्जिस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की जांच होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौलाना जर्जिस ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे। अरे मौलाना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो 5000 वर्ष पहले आया है और तेरा जो इस्लाम मजहब है ये 1400 वर्ष पहले आया है। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे, इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। मुसलमान तो पहले था ही नहीं, पहले सभी सनातनी थे। इस बात को मौलाना को समझा देना चाहिए और सरकार से प्रार्थना है, ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। वही इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब भगवान कृष्ण मौजूद थे तब इस्लाम अस्तित्व में नहीं था। मौलाना का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पहले से ही चर्चा में है। मथुरा में करीब 13.37 एकड़ जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है।
भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान ने एक बार फिर धार्मिक बहस को तेज कर दिया है। जहां एक तरफ संत और हिंदू संगठन इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, वह इस पूरे मामले को लेकर संतों ने मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लेकिन ये तय है कि मौलाना का ये विवादित बयान पर मचा घमासान जल्द ही थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर दिल्ली हाईकोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर है और भूख हड़ताल पर बैठे हुए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और कोर्ट को बताया कि इस मामले में कल नोटिस जारी किया जा चुका है। कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर फौरन कदम उठाए जाएं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की सेहत जांचने के लिए कोई तय व्यवस्था बनाई गई है, कोई मैकेनिज्म है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि उनकी रोज जांच होती है और उन्हें और उनके साथ मौजूद जो बाकी लोग हैं उनकी सेहत से जुड़ी सभी जरूरी बातें उन्हें अपडेट की जाती हैं। उन्होंने बताया कि जब भी सोनम वांगचुक ने इजाजत दी है, सरकारी डॉक्टर्स उनके पास गए हैं और निजी डॉक्टर भी उनकी जांच के लिए लगाए गए। आज सोनम वांगचुक जी का 18वां दिन है, वो अनशन फास्ट पे हैं और सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं की। अनशन आदमी करता क्यों है? महात्मा गांधी जी अनशन क्यों करते थे? जब भी ऐसा लगता था कि सरकार बेइंसाफी के रास्ते पे चल रही है, तो निश्चित रूप से विरोध होगा और विरोध के भी अपने रंग होते हैं, तरीके होते हैं और अनशन भी एक तरीका है, फास्ट करना भी एक तरीका है। नहीं, कोई तो बातचीत का रवैया बनाना चाहिए। और मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई तो उस समय जब भी अन्ना हजारे ने अनशन किया और जन लोकपाल। इधर 20 जून से जारी इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट आप देखिए। तमाम युवा भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार देखिए, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जंतर मंतर है, जहाँ पर एक आवाज़ देश के अलग अलग कोने पे पहुंचाने की कोशिश होती है, सरकार तक मैसेज देने की कोशिश होती है। और आज देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक जो हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर नज़र आ रहे हैं और 15 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। हंगर स्ट्राइक देखिए आप देख रहे होंगे अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके साथ ही देखिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पोस्टर्स भी यहाँ लगे हुए हैं और एक बार हम आपको कैमरा घुमा के दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके के स्लोगन्स जो हैं वो लिखे हैं। राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा, ये मांग की गई है। केजी से पीजी तक सभी को समान, मुफ्त और अच्छी शिक्षा देनी होगी, इस तरीके की मांग भी यहाँ पर रखी गई है। और बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है, इस तरह के क्रांतिकारी पोस्टर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। आप लोग प्रदर्शन में सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं। फिर उनकी जगह पे जो अनपढ़ जाहिल होते हैं उनकी जगह पे फिर उन पेपरों में वो लोग बैठते हैं। फिर वो कोई डॉक्टर ढंग का नहीं होता, कोई टीचर ढंग का नहीं होता। लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सरकार के, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो विदेशी स्पॉन्सर्ड है, इसलिए ये चीज़ें, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस बात में कोई सच्चाई नहीं? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये सब गलत अफवाह हैं। ये सब देश के लोग ही तो हैं, हम देश के ही तो हैं, बाहर का थोड़ी है। तो अपने देश में हमारे को अधिकार दिया है कि हमारा अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमारा अधिकार है। आपको लग रहा है कि सुनवाई होगी, स्ट्राइक का असर पड़ेगा?
सुनवाई होगी, 100% होगी। कहते हैं ना, एक पाप का घड़ा जब बढ़ता है ना, फूट जाता है, तो ये एक हद हो गई, एक इंतहाई होती है हर किसी की भी, करप्शन की, क्राइम की, कोई भी एक्सवाइज हो। वो एक अरबी का लफ्ज़ है कुरान का, वो तो इज़्ज़ो मंतसा वता ज़िल्लु मंतसा। इसका मतलब ये है, हिंदी में मैं बताता हूँ, इज़्ज़त भी भगवान और अल्लाह देने वाला है, खुदा देने वाला है, ज़िल्लत भी और अल्लाह भगवान देने वाला है। ज़िल्लत का मालिक वही है, ज़िल्लत का मालिक वही है, इज़्ज़त का भी। तो कहने का मतलब ये है, अभी बहुत तानाशाही होगी, बहुत लोगों को परेशान होगी। तो एक दिन ये वक्त आ गया है कि ये कहते हैं ना, जैसे जब युवा खड़े हो गए ना, तो ऑटोमेटिक देश के अंदर क्रांति आनी है। राजनीति कहाँ नहीं है, हर एक राजनीति है, बस अपने अपने मौके लोग आके अपना ज्ञान बांट देते हैं। लेकिन जो यहाँ 26 दिन से 30 दिन से बैठे हुए हैं, जो मेरा उनका भी कहना है, जो लोग आते हैं एक दिन गुजार के देखो, यहाँ पर आके 5 मिनट कह के चले जा रहे तो ठीक है, अपना चमका के चले आते हैं आधा घंटा बोल जाते हैं। छोटी सी बात समझिए कि अगर कोई इंसान एक दिन भूखा रहे, आप भी रह सकते हैं, ठीक है, व्रत है, कोई बात नहीं। 2 दिन रह नहीं पाओगे, तीसरे दिन नहीं रह पाओगे। कोई आदमी 18 दिन से रह रहा है जस्ट बिकॉज हमारे लिए, आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, उनके पास इतना पैसा है कि वो ज़िंदगी बहुत प्यारी काट सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट हमारी वजह से कोई है, आप ही अगर नहीं आएंगे, तुम्हारी वजह से जो लड़ रहा है उसके साथ आप ही नहीं खड़े, तो आप तो दोगले कहलाएंगे ना। कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, जंतर मंतर पर जारी है। और अब कहा ये जा रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो 20 जुलाई को संसद की ओर कूच किया जाएगा। वहां जाके प्रदर्शन और आंदोलन करके सवाल पूछे जाएंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।